हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। और जो लेक्चर है ओनली एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए है। 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे से और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ओनली जो ये लेक्चर है बच्चों केवल एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए, मेंस वालों के लिए है नहीं भी देखोगे चलेगा, नीट वाले बच्चों को ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। पहले एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है। हाँ, फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखता हूँ, देखो क्या है। इन ए YDSC with small d equal to 1 millimeter and capital D equal to 1 meter, slabs of दो स्लैब लगाई गई है। एक तो 1 माइक्रोमीटर की है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, एंड जो दूसरी वाली है स्लैब वो उसका थिकनेस दिया हुआ है आपको 0.5 माइक्रोमीटर एंड उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो दिया है 2। आर इंट्रोड्यूस in front of upper and lower slit, respectively, ठीक है। find the shift in the fringe pattern, ठीक है। फाइंड द शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, ठीक है। फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट हुआ होगा, किधर हुआ होगा, ये आपको पता करके बताना है। तो चलो वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है। वीडियो पॉज करो, आसान सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। चलो मैं सोल्व करता हूँ कंटिन्यू, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सोल्व कर लेना है। चलो देखो, देखते हैं जरा क्या है पहले डायग्राम में। चलो मैं यहाँ डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, छोटा सा डायग्राम। यहाँ पे ये YDSC का सेटअप आ गया। एक्चुअल में तो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनना चाहिए था स्क्रीन पे, बट यहाँ स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बन पाएगा। इसको अपन सेंट्रल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट नाम हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। अब यहाँ पे दोनों जगह क्या हुआ बेटा, दो स्लिट लगा दी गई है। ऊपर में जो स्लिट लगाई गई है ये अपर वाले में लगाई है, अपर एंड लोअर। तो यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर की ये स्लिट लगा दी ये वाली मैंने, और नीचे वाले में थोड़ी पतली है 0.5 माइक्रोमीटर की ये स्लिट लगा दी। तो अब यहाँ पे जो लाइट आएगी ना बेटा, वो लाइट मान लो P पॉइंट पे जा रही है। यहाँ पे यहाँ एक पॉइंट P आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था बेटा क्या करना होगा। ये ज्योमेट्रिकल पाथ हटा के यहाँ पे जितना पाथ चली है ना, इसको T1 μ1 नाम दे देता हूँ, इसका T2 μ2, T2 थिकनेस μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे T1 थिकनेस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपन जो पार्ट डिफरेंस लिखते हैं ना बेटा, पार्ट डिफरेंस मैंने आपको हमेशा बताया क्या लिखना है, S2P नीचे वाले का माइनस T2 क्यों किया, ये T2 वाली लेंथ हटा देना है, प्लस उसका इक्वलेंट वैक्यूम क्या लिखूंगा, μ2 T2 ये लिखा। ऐसे ही S1P माइनस T1 प्लस μ1 T1। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। तो जो डेल्टा x है वो क्या आ गया अपने पास, S2P माइनस S1P, ये तो ये कहानी आ गई। बाकी बचा जो एज इट इज माइनस T2 और प्लस यहाँ आ जाएगा प्लस T2 μ2 माइनस 1 और माइनस T1 μ1 माइनस 1, ऐसा आ जाएगा क्या, देखो जरा। क्लियर है। अब जो है मुझे क्या पता करना है बेटा, पैटर्न जो है कितना शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है। तो आपको ये D ग्रेटर देन स्मॉल d तो दिख ही रहा है। तो डेल्टा x में मैं यहाँ लिख दूंगा d साइन थीटा प्लस T2 μ2 माइनस 1 माइनस T1 μ1 माइनस 1।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साथ में मैं ये वाला सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी लगा लेता हूँ। वैसे यहाँ अपने को y जो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा थोड़ा ही कुछ शिफ्ट होगा, इसलिए मैंने लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा को भी क्या लिखा जा सकता है, डी वाई अपॉन कैपिटल डी प्लस T2 म्यू2, चाहो तो वैल्यू पुट कर लो या फिर चलो मैं बाद में एक साथ वैल्यू पुट करूँगा, म्यू2 माइनस 1 माइनस T1 म्यू1 माइनस 1। अब मेरे को चाहिए क्या, सेंट्रल मैक्सिमा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स 0 करूँगा तो ये 0 आ गया, डी वाई अपॉन कैपिटल डी प्लस T2 म्यू2 माइनस 1 माइनस T1 म्यू1 माइनस 1। तो यहाँ से जो y का वैल्यू निकल के आएगा ना मेरे पास, ये वाली सारी टर्म इधर ला देता हूँ पहले, तो ये क्या हो जाएगी, T1 म्यू1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू2 माइनस 1 इंटू होल ओवर ये कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखना जरा ऐसा ही कुछ आएगा क्या। अब यहाँ से सिंप्लीफाई सारी वैल्यूज पुट कर दूँ, कैपिटल डी दिया, स्मॉल डी, T1 म्यू1 सब कुछ दिया है, तो सारी वैल्यू रखता हूँ जरा। यहाँ से क्या आ रहा है, कैपिटल डी का वैल्यू 1 10 पावर माइनस 3, T1 का वैल्यू कितना है, T1 जो है 10 पावर माइनस 6, म्यू1 3 माइनस 1 माइनस T2 कितना दिया है 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 1। ऐसा सब कुछ आ रहा है क्या, देखो जरा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करूंगा तो 10 पावर माइनस 6 बाहर आ जाएगा, 10 पावर 3 गायब हो गया। तो यहाँ से y का जो वैल्यू निकल के आता है मेरे पास में, y का जो वैल्यू निकल के आया 10 पावर माइनस 3 बचेगा, साथ में यहाँ क्या बचा 2 तो ये आ गया माइनस, यहाँ बचेगा 1 और 1 तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5। तो आंसर निकल के आया 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर आया ना, तो इसको मैं 1.5 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। अब ये पॉजिटिव आ गया ना बेटा, पॉजिटिव आ गया मतलब ये जो शिफ्ट हुआ होगा ये ऊपर हुआ होगा, नेगेटिव आ जाता तो अपन बोल देते शिफ्ट नीचे होगा। कल मैंने न्यूमेरिकल तो कराया नहीं था, जब मैंने ये इस टाइप का स्लैब वाला पढ़ाया था मैंने डायरेक्ट बता दिया था 2 के केस में क्या करना है। तो 2 के केस में आपको क्या करना है, S2P माइनस S1P की कहानी लिखनी है, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर शिफ्ट, नेगेटिव आएगा तो नीचे शिफ्ट। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, अब आप फ्रिंज पैटर्न ऊपर क्यों शिफ्ट हुआ उसका पीछे का रीजन, ये रीज़न नहीं है कि यहाँ की थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ की थिकनेस ज़्यादा है, नो डाउट यहाँ की थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ की थिकनेस कम है, साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा वो, ठीक है ना। ठीक है, जो पाथ लेंथ है मतलब कुल मिला के क्या है, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ जितना पाथ ट्रेवल कर रही है ना, ये वाली लाइन उतना ही पाथ ये यहाँ से यहाँ का, उसका जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो बराबर बराबर आ रहा है दोनों में, ठीक है ना। क्लियर है, नोट कर लो जरा क्वेश्चन। अच्छा अगेन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आपको लेमडा की वैल्यू दे दी जाए, क्या दे दी जाए बेटा, लेमडा की वैल्यू आपको दे दी जाए और ये बोल दिया जाए कि सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल पॉइंट के बीच में, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये पॉइंट मान लो, यहाँ मैंने सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स 0 करा, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ठीक है। क्लियर है, लेमडा दे के क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल पॉइंट के बीच में कितने मैक्सिमा या मिनिमा आ रहे होंगे, जैसा कि मैंने कल वाले लेक्चर में किया था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, लेमडा से निकाल लेना है, यहाँ से यहाँ तक की कहानी देख लेना है, यहाँ पे आपको क्या पता कर लेना है, पाथ डिफरेंस। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ तो पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है, यहाँ पाथ डिफरेंस लेमडा की टर्म में देख लेना है कितना आ रहा है। अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 लेमडा आ रहा है, इसका मतलब 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा। अगर मान लो यहाँ पाथ डिफरेंस ओ वाले सेंट्रल वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस आ रहा है 2.3 लेमडा, अगर 2.3 लेमडा आ रहा है इसका मतलब समझ जाना 0 लेमडा 2 लेमडा 2.3 लेमडा, तो कितने मैक्सिमा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना बेटा। तो नोट कर लो जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्या है नोट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मैंने थिन फिल्म इंटरफेरेंस भी पढ़ाया था आपको कल, एक मैंने आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ाया था लेक्चर में, तो उसका भी एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ और फिर एक नया कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है देखो, उसकी कहानी समझ लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और उस पर भी कर लेते हैं। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में मैंने बताया था आपको बेटा, अगर लाइट ट्रांसमिट हो रही है ना तो फेज में कोई भी चेंजेस नहीं आता, बट अगर लाइट जो है बच्चों, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपको ये देखना होगा कौन से मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है लाइट। अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ना लाइट अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहाँ पे पाई का फेज चेंज हो जाता है, और अगर लाइट जो है रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है
तो कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था ना उसमें तो क्या किया था मैंने, एक थिन फिल्म ले ली थी और दोनों साइड उसके एयर था, बट यहाँ जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ना उसके में दोनों साइड मीडियम अलग अलग है, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जरा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं जरा। क्वेश्चन है, a glass lens is coated, a glass lens is coated on one side, glass lens is coated on one side with a thin film, with a thin film of magnesium fluoride, magnesium fluoride, magnesium fluoride MgF2 जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। To reduce reflection, to reduce reflection from the lens, from the lens surface, डायग्राम भी बनाऊंगा अभी नीचे जैसा कि डायग्राम में दिया गया है। The index, the, चलो छोड़ दो, what is the least, what is the least coating thickness, what is the least coating thickness that eliminates via interference the reflection। क्वेश्चन बड़ा है बट अगर आपने तुरंत क्लिक कर गया ना आपको तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। रिफ्लेक्शंस एट द मिडल ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, visible spectrum lambda equal to 550 nanometer, assume the light is approximately perpendicular, perpendicular to the lens surface। ठीक है, ये अज्यूम कर लेना है। साथ में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का तो आपको पता ही होगा 1.5 होता है, और एक सेकंड डायग्राम भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ग्लास के जो लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होगा, और म्यू जो होगा MgF2 के लिए ये 1.38 कंसिडर कर लेना है, ठीक है। और क्या है देखो कोटिंग किस टाइप से है, यहाँ पे ग्लास कलर से बना देता हूँ थोड़ा, ग्लास की और MgF2 की कोटिंग बनाता हूँ। ये मान लो ये मेरे पास ये लेंस का ग्लास है, ये लेंस का ग्लास था, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे एक MgF2 की कोटिंग लगा दी है इस टाइप से। ये किसकी कोटिंग लगा दी, MgF2 की, मैग्नीशियम फ्लोराइड। और ये है अपने पास में ग्लास, और यहाँ से लाइट आ रही है एयर में से, यहाँ पे एयर है, यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है। तो कुल मिला के अपन क्या चाह रहे हैं,
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 सबको पता होता है। डायग्राम मेरा कंप्लीट है। मैं क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या है, ए ग्लास लेंस इज कोटेड ऑन वन साइड विद ए थिन फिल्म ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस सरफेस। मतलब अगर ये मैग्नीशियम फ्लोराइड नहीं होता ना तो यहाँ से जो लाइट आती ना वो ज़्यादातर लाइट क्या हो जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती। तो मैंने क्या किया, उस लेंस पे कोटिंग लगा दी। कौन सी कोटिंग लगा दी, मैग्नीशियम फ्लोराइड की, ताकि मेरा जो रिफ्लेक्शन है इधर से रिफ्लेक्शन वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो फ्लोराइड टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस सरफेस, जैसा कि डायग्राम में दिखा है। व्हाट इज द लीस्ट कोटिंग थिकनेस, ये जो मैग्नीशियम फ्लोराइड की जो कोटिंग लगाई है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, थिकनेस दैट एलिमिनेट्स इंटरफेरेंस हो रहा है द रिफ्लेक्शन एट द मिडल ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, एलिमिनेट्स द रिफ्लेक्शन एट द मिडल ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ये वाला जो है विजिबल स्पेक्ट्रम का रिफ्लेक्शन एलिमिनेट हो जाए है। अज्यूम द लाइट इज लाइट को आपने परपेंडिकुलर मान लेना है ताकि वो 2 म्यू टी लिख सको आप। ग्लास और MgF2 का वो सब कुछ आपको दिया गया है। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करो जरा। वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो जल्दी से। चलो सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या करना है, अपन ने एक MgF2 की थिन फिल्म बना ली यहाँ पे। ठीक है, MgF2 की क्या बना ली है, थिन फिल्म। तो अब मैं फेज वगैरह की कहानी समझता हूँ जरा। ये MgF2 की फिल्म बन गई है और ये ग्लास आ गया अपने पास लेंस वाला, MgF2 एंड ये ग्लास। ठीक है, अब आपको पता लग रहा होगा, पहले तो मैं फेज की कहानी समझाता हूँ आपको, फेज वेज कैसे लिखना है। यहाँ से जो लाइट आई है, लाइट को थोड़ा तिरछा लाता हूँ, इसका फेज अगर 0 हो तो रिफ्लेक्ट हुआ डेंसर मीडियम से, तो इसका फेज हो गया अपने पास पाई। जो ट्रांसमिट होगी यहाँ से लाइट, जो लाइट ट्रांसमिट होगी यहाँ से लाइट जो आगे बढ़ेगी उसके फेज में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 0 ही रहेगा। और अगेन यहाँ से जो आप देखोगे ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ गया, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो है 1.5 और MgF2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो है 1.38। ठीक है, तो इसका मतलब अगेन क्या होगा, पाई का फेज चेंज आएगा। अगेन जो इधर लाइट आएगी उसका फेज तो पाई हो गया होगा, आगे जो बढ़ेगी उसका 0 ही रहेगा। फिर यहाँ से तो ट्रांसमिट हो रही है, तो ट्रांसमिट होगी तो फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इधर जो लाइट जाएगी उसमें रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें भी फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वापस से मैं फेज लिखता हूँ, इसका 0 है, इसका पाई है। ये वाली लाइट का 0 रहा होगा, ये वाली लाइट का 0 रहा होगा। यहाँ डेंसर से, यहाँ ये वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आई है इधर, ये डेंसर से रिफ्लेक्ट होकर आई है तो ये पाई हो जाएगा इधर। ठीक है, ये 0 रिफ्लेक्शन डेंसर से पाई, ट्रांसमिट हुआ 0, फिर यहाँ इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा ना डेंसर से तो ये पाई, फिर इधर बाहर आ गई पाई, फिर वापस यहाँ फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ का पाई था तो पाई रहेगा क्योंकि रेयर मीडियम्स। अब ये जो दोनों हैं ये इन दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इसको मेरे को क्या करना है, मिनिमम करना है, रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दे क्या, डिस्ट्रक्टिव। अगर यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दिया, अब इन दोनों का इनिशियल फेज सेम है, दोनों का इनिशियल फेज सेम है तो 2 म्यू टी बराबर क्या लिखूंगा मैं, 2n+1 λ/2 ही लिखना होगा, क्योंकि इनिशियल फेज वापस दोनों का सेम आ गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मेरे को म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना दिया है, 2 म्यू 1.38। थिकनेस ऑफ कोटिंग मुझे पता करनी है, 2n+1 लैम्डा क्वेश्चन में कितना दिया है 550 नैनोमीटर अपॉन 2। तो यहाँ से जो थिकनेस आ जाएगी ना अपने पास, ये आ रही है 2n+1 और यहाँ डिवाइड करूँगा 550 डिवाइड 2 × 2 4 1.38, ये नैनोमीटर में आ गई। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट कोटिंग। लीस्ट कोटिंग का मतलब n कितना पुट कर दूंगा, 0। ठीक है ना, लीस्ट कोटिंग जो है ना, लीस्ट कोटिंग का मतलब जो है n का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो थिकनेस आ जाएगी मेरे पास कितनी, 1 × 550 अपॉन 4 × 1.38
और ये नैनोमीटर में आंसर निकल के आएगा। तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ कितना आ रहा है, देखो 1 मिनट। इसको कैलकुलेट करने पे जो आएगा ना अपने पास ये 554 इंटू ये आएगा, एक सेकंड 1 मिनट, कैलकुलेटर ओपन, 550 डिवाइड बाई 4, ये रहा 99.63, ये निकल के आया 99.63 नैनोमीटर। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से कहानी। तो ये वाले क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन से क्या चेंज था बच्चे, उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों साइड एयर रहती थी। यहाँ पे ग्लास की कोटिंग होती है ना, आपको पता होगा, जैसे ये वाले ग्लास पे भी कोटिंग हो रखी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ग्लास पे चेक करते हो आप, कोटेड होता है, वो ब्लू कलर का चमकता है, ग्रीन कलर का, ये अलग अलग कलर की कोटिंग करा लेते हैं आजकल तो फैशनेबल ग्लास बनाने के लिए। ठीक है, तो वो कोटिंग का रीजन समझ में आ गया होगा अब आपको। ठीक है, जिन बच्चों के चश्मे लगे हैं उनको पता होगा बेचारों को। ठीक है, चलो नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं नेक्स्ट। ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको एक्सप्लेन करा था। दोनों का एक एक न्यूमेरिकल करा दिया मैंने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, YDSC विद ऑब्लिक इंसिडेंस। देखो अभी तक तो क्या है, अपन ने जो लाइट को गिराया था, लाइट जो आ रही थी S1 S2 स्लिट पे, वो किस टाइप से आ रही थी, पूरा का पूरा एज इट इज जो S1, आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी तक की कहानी और अब जो समझ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, देखना जरा ध्यान से। अभी तक जो YDSC पढ़ा था अपन ने, YDSC जो अभी तक पढ़ा है उसमें क्या था, यहाँ पे एक स्लिट होती थी और फिर अपन ने सिमेट्रिकली 2 स्लिट बनाई इस पे, ये सोर्स S1 S1 S2 और ये स्क्रीन आ गई। याद करो फर्स्ट लेक्चर जब मैंने समझाया था आपको, तो उसमें क्या होता था बेटा, यहाँ से लाइट यहाँ तक आ रही है, यहाँ से लाइट यहाँ तक आ रही है, ये लाइट यहाँ से यहाँ तक तो जानी है और यहाँ से यहाँ तक जानी है, फिर इसके बाद यहाँ ऊपर कहीं भी जाती है, तो अपन ऐसा ऐसा YDSC की कहानी में कर देते। अब मतलब यहाँ इनिशियल में S1 S2 तक आते आते कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों का इनिशियल फेज यहाँ पे जो दोनों बराबर पाथ चल के आई है। बट अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, YDSC विद ऑब्लिक इंसिडेंस, उसमें यही चेंजेस होंगे। देखो अभी आपको समझ आएगा, तो हेडिंग लिखता हूँ मैं, YDSC विद ऑब्लिक इंसिडेंस। कहाँ गया, हाँ, YDSC विद ऑब्लिक इंसिडेंस, YDSC विद ऑब्लिक इंसिडेंस। तो इसमें क्या होगा, देखो कहानी ध्यान से समझना बच्चे। वापस से आ जाते हैं अपन। हाँ, यहाँ पे ये जो सोर्स आ गए दोनों अपने पास, ये स्क्रीन आ गई, ये स्क्रीन आ गई, तो यहाँ ये होने वाला है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट था, सेंट्रल पॉइंट जिसको अपन नाम दे सकते हैं। अब यहाँ जो लाइट आ रही है ना बेटा, वो लाइट ये इस टाइप से आ रही है, एक ये इन ऑब्लिक का मतलब तिरछी तिरछी लाइट आ रही है, तिरछी मिर्ची, इस टाइप से कुछ वेव फ्रंट आ रहे होंगे, ये ऐसी लाइट आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला एंगल आपको मान लो, ये वाला एंगल जो है ये कांस्टेंट दे दिया थीटा नोट। ये जो लाइट आ रही है ना, कितने एंगल पे आके गिर रही है, थीटा नोट एंगल पे आके गिर रही है हॉरिजॉन्टल से। अब थीटा नोट कांस्टेंट होगा बच्चे, थीटा नोट जो है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब यहाँ से ये जो सोर्स S1 था, यहाँ पे ये एक सोर्स S1 आ गया, यहाँ पे एक सोर्स S2 आ गया। अब एक तो ये पॉइंट O आ गया, इसको अपन सेंट्रल पॉइंट बोल सकते हैं, जैसा कि पिछली बार भी बोला था मैंने। अब यहाँ पे भी क्या होने वाला है बेटा, ये जो पॉइंट O होगा ना, इस पॉइंट O पे तो मेरे को वो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलने वाला, तो इस पॉइंट को तो अपन ने नाम दे दिया क्या, सेंट्रल पॉइंट। ये सेंट्रल पॉइंट आ गया अपने पास। अब इसके बाद क्या होगा, मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना होगा, तो पार्ट डिफरेंस कैसे लिखेंगे बच्चे, देखो यहाँ पे अपन अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं स्क्रीन पे, पार्ट डिफरेंस निकालते हैं जरा। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऑलरेडी कुछ न कुछ इनिशियल पार्ट डिफरेंस तो है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो लाइट सोर्स आ रही है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ अच्छे से, ये परपेंडिकुलर आया, ये 90 डिग्री है ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी ये वाली जो लाइट है वो ज़्यादा चल के आ रही है, और ये डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ d sin थीटा नोट।
जिसे अपन उधर लिख देते हैं ना डायरेक्ट डी साइन थीटा नॉट, क्योंकि ये जो डी है ना कैपिटल डी, मैं मान के चल रहा हूँ कैपिटल डी ऑलरेडी, ये वाली जो लाइट है ना, ये लाइट तो बहुत दूर से आ रही है, जिसे अपन यहाँ लिखते थे ना इधर पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, उसमें अपन क्या बोल देते थे, ये जो डी है वो स्मॉल डी से ज़्यादा है, कैपिटल डी ग्रेटर देन स्मॉल डी। अब यहाँ तो ऑलरेडी ये लाइट पता नहीं कहाँ से दूर से आ रही होगी, तो दूर से आ गई तो ये इस टाइप से पैरेलल होके ये यहाँ पे सोर्स पे आके गिर रही है, तो यहाँ S1 S2 से वापस से वेव फ्रंट बनेंगे और वो सारा फ्रिंज पैटर्न बनेगा। तो मैं जो पार्ट डिफरेंस लिखूंगा, पार्ट डिफरेंस में क्या होगा बेटा, ये डी साइन थीटा नॉट ऑलरेडी मिलने वाला है, ये डी साइन थीटा नॉट तो अपने को क्या है ऑलरेडी मिलने वाला है। अब अगर मैं सेंट्रल पॉइंट जो O है उस सेंट्रल पॉइंट से ऊपर की बात करता हूँ, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P1 है, P1 मान लिया मैंने कहाँ पे, यहाँ पे एक पॉइंट P1, यहाँ पे ना एक पॉइंट मान लिया P1, यहाँ एक पॉइंट क्या मान लिया मैंने P1, तो उस P1 पे अगर ये लाइट जाती है, मैं एक काम करता हूँ एक ही डायग्राम बनाएंगे, तो अब इसके बाद का कलर अलग अलग कर देता हूँ। मान लो ये P1 पॉइंट पे एक लाइट आ गई, P1 पॉइंट पे मान लेता हूँ P1 पॉइंट, क्योंकि मैं 2-3 पॉइंट बनाऊंगा स्क्रीन पे, वहाँ सबके लिए पार्ट डिफरेंस मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा। अगर मैं P1 पे लाइट लेके जा रहा हूँ, ये गई और ये लाइट चली गई, तो P1 पे मैं पार्ट डिफरेंस लिखना चाह रहा हूँ, तो देखो कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो लिखता हूँ, देखो क्या है, पहले तो ये थीटा के बारे में लिख देता हूँ, इन YDSC ray is incident on the slit at an inclination angle at inclination of theta to the axis of symmetry, या horizontal लिख देता हूँ axis of symmetry, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री या हॉरिजॉन्टल, अपन ने जो मान, ठीक है, ये वाले डायग्राम में हॉरिजॉन्टल है, बाकी डायग्राम को बदला भी जा सकता है। अब मैं यहाँ क्या निकालना चाह रहा हूँ, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, पाथ डिफरेंस कौन से पॉइंट के लिए निकालना चाह रहा हूँ मैं, येलो कलर से लिखता हूँ, P1 पॉइंट वाला जो है, पाथ डिफरेंस अबव द सेंट्रल पॉइंट, और ऑन द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे 4 पॉइंट P1 बोल सकता हूँ, P1 लिख दिया शॉर्ट में। तो P1 पॉइंट के लिए मैं पार्ट डिफरेंस निकालता हूँ, तो देखो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस निकाला जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा नॉट, तो ऑलरेडी था डी साइन थीटा नॉट, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा जा रही थी, और यहाँ से परपेंडिकुलर लिखूंगा तो प्लस डी साइन थीटा और आ जाएगा क्या एक्स्ट्रा, प्लस डी साइन थीटा और एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा क्या, तो ये ऐसा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, कौन सा वाले पॉइंट के लिए, P1 वाले पॉइंट के लिए। क्लियर है, P1 वाले पॉइंट के लिए आगे बेटा, ये वाले एंगल को अपन θ1 नाम दे देते हैं, ये वाले एंगल को जो है ना P1 पॉइंट के लिए जो एंगल आ रहा है, ये एंगल को नाम दे दिया मैंने कितना, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है ना θ1। अब ठीक है, वो परपेंडिकुलर वगैरह मैं ड्रॉप करके नहीं बता रहा, आप लोग सब समझदार हो, ये एंगल अपन ने θ1 मान लिया, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस अगर देखा जाए बेटा, तो ये जो H2 से जो H2 वाला सोर्स से जो लाइट निकल के आ रही है, देखो ये वाली लाइट तो ऑलरेडी कम चली है, ये वाली लाइट पहले भी ज्यादा चल रही बेचारी, इधर से भी ज्यादा चल के, इधर से भी ज्यादा चल के, तो इधर का डी साइन थीटा और इधर का डी साइन थीटा, तो इधर का एंगल तो थीटा नॉट था, तो डी साइन थीटा नॉट हो गया, इधर का एंगल थीटा 1 है, तो इधर का डी साइन थीटा 1 हो गया, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अब ये पार्ट डिफरेंस की वापस कहानी, अब एक चीज सुनना ध्यान से, ये वाले डी तो कॉन्स्टेंट है, ये थीटा नॉट क्वेश्चन में दिया होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू पता कर लेंगे अपन, ठीक है ना। ये साइन थीटा का नोट को y/d नहीं लिखना है, इसको लिखना है अगर कौन सा अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, यहाँ पे ये वाला वैलिड होगा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये अपना ऑलरेडी वैलिड है, d ग्रेटर देन स्मॉल d रहा होगा, तभी तो मैंने डायरेक्ट d sin θ1 लिख लिया, ठीक है। क्लियर है बच्चे, तो ये लिख लो, ये तो कौन से पॉइंट के लिए हुआ, अगर कोई भी पॉइंट सेंट्रल पॉइंट के ऊपर है, तो
सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इसलिए बोला बेटा मैंने, क्योंकि जो भी पॉइंट सेंट्रल पॉइंट के ऊपर होंगे ना, उनके लिए ये वाला जो S2 वाला सोर्स से जो लाइट आ रही होगी, S2 वाले सोर्स वाली लाइट ज्यादा चल रही होगी। बट अगर सेंट्रल पॉइंट के नीचे होगा तो फिर गड़बड़ होगा। सेंट्रल पॉइंट के नीचे होने पे क्या होगा बेटा, इधर वाली लाइट जो है सेंट्रल पॉइंट के नीचे मान लो यहाँ पे, तो ये वाली लाइट तो यहाँ से चल के इधर आ जाएगी, इधर यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी, ये वाली लाइट इधर से ज्यादा चलेगी। तो फिर जो है अपन यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा वाला डिफरेंस ज्यादा है, कि डी साइन थीटा नॉट ज्यादा है या डी साइन थीटा वन ज्यादा है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपन सिचुएशन को देख लेंगे। पहले यहाँ तक की कहानी लिखो। ये डायग्राम भी बगल में मैंने इसलिए बनाया ताकि पिछले वाले से अपन कंपेयर कर पाए कि पिछला वाला डायग्राम क्या था और अभी क्या है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल YDSC है जो अपन अभी तक पढ़ते हुआ है, ये ऑब्लिक इंसिडेंस वाला है। छोटा सा डायग्राम आप चिपका देना है यहीं पे भी, और ये कैलकुलेशन लिखो यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे समझाता हूँ आपको क्या है। देखो यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से। लिखा यहाँ तक, चलो आगे समझाता हूँ। मैं डायग्राम को मिटा नहीं सकता, इसको ये वाले को मिटा देता हूँ। ये वाला कुछ काम का नहीं है अगर आप लोगों ने लिख लिया तो, ये वाला भी अगर आप लोगों ने लिख लिया। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर वाले पॉइंट्स की बात होगी। अब ऐसे सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी कुछ पॉइंट्स होंगे क्या, सेंट्रल मैक्सिमा के कुछ नीचे भी पॉइंट्स होंगे, तो उन पॉइंट्स की कहानी देखो कैसे लिख रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ इधर बिलो दी सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे वाले पॉइंट्स होंगे उनके लिए क्या लिखूँ, देखो तो 4 पॉइंट्स बिलो O ऑन दी स्क्रीन, अगर इसको P2 नाम दे देता हूं, ठीक है, P2 पॉइंट है ना, वही लैंग्वेज लिख लेना। तो ये P2 पॉइंट की कहानी देखो जरा, समझते हैं जरा क्या है। तो मैं यहाँ कहीं P2 पॉइंट मान लेता हूँ और उसको अलग कलर से बनाता हूँ। हाँ, अलग कलर और कौन सा बताइए, ये रहा। यहाँ मान लो मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया P2, यहाँ मान लिया मैंने क्या, एक पॉइंट P2 पॉइंट मान लिया। ये नीचे आ रहा है क्या, तो यहाँ से जो लाइट आएगी बेटा, अब यहाँ से लाइट बनाता हूँ मैं, ये लाइट आ गई इधर और ये लाइट आ गई इधर। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, अगर P2 पॉइंट पे कोई लाइट आ रही है तो ये नीचे वाला इधर वाला, अगर मैं इस स्लिट के इधर देखूं तो ये जो S2 स्लिट से जो लाइट आ रही है वो ज्यादा चली है, और स्लिट के राइट में देखूं ना तो S1 वाली लाइट ज्यादा चली है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहां पे अगर देखा जाए इस पॉइंट O पे देखो, तो पॉइंट O जो सेंट्रल वाला पॉइंट था ना, इस पे पार्ट डिफरेंस देखा जाए, इस पे पार्ट डिफरेंस आएगा डी साइन थीटा नॉट। इस पे पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, डी साइन थीटा नॉट, क्योंकि यहां से S1O और H2O तो बराबर हो गया और डी साइन थीटा नॉट पार्ट डिफरेंस हो। अब जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, जैसे पिछला वाला जो मैंने पार्ट डिफरेंस लिखा था ना बेटा, पिछले वाले केस में P1 के लिए मैंने पार्ट डिफरेंस क्या लिखा था, डी साइन थीटा नॉट, ये तो फिक्स क्वांटिटी थी, प्लस ये डी साइन थीटा। अब जैसे जैसे ये पॉइंट P नीचे आ रहा है, ये वाली टर्म गायब होती जा रही है, और एक टाइम आएगा तब ये टर्म जीरो हो गई, एक टर्म आई जीरो हो गई, फिर ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो, आप समझना जरा ध्यान से, मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ। ये वाली टर्म का वैल्यू आ रहा है मान लो 10, ऐसे अपन डेटा से समझते हैं, ठीक है। और ये वाली वैल्यू का, ये वाले डेटा का वैल्यू आ रहा है मान लो 5। तो जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ ना, तो ये 10 तो फिक्स है, ये वैल्यू 5 हुआ, यहाँ आते आते 5, फिर 4 3 2 1, देन 0 हो गया, देन फिर -1 हो जाएगा, -1 -2 -3, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ -11 -10 भी आ जाएगा, क्या -10 -11 -12। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, ये वाली टर्म नेगेटिव हो गई, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा ये यहाँ पे नीचे कहीं, वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 आएगा, उसी को अपन सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट बोल देंगे, ठीक है ना। तो अभी जो मैं यहाँ पे अगर देखूं मैथमेटिकली, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, मान लो मैंने ये वाला एंगल θ2 मान लिया, ये वाला एंगल बेटा मैंने क्या मान लिया है, θ2। तो यहाँ P पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस क्या लिखूंगा, डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन θ2, ठीक है। इसको θ2 मान लिया, क्लियर है। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए, ठीक है, अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए फॉर सेंट्रल मैक्सिमा,
सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह मैंने 0 लिखा, तो ये कितना आ गया, डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन थीटा, तो 2। तो यहाँ थीटा 2 का वैल्यू कितना आ गया, थीटा नॉट के बराबर आ गया। मतलब ये लाइन को अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ आगे बढ़ा दूँ तो वहाँ पे मेरे को मिलेगा क्या, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अगर मैं एजीटीज आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ पे आके मेरे पास डेल्टा एक्स 0 आएगा और इसको नाम देंगे अपन क्या, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा आ गया। क्लियर है। अब इसके ऊपर अगर मैं जाऊं, इस पॉइंट से अगर ऊपर देखूंगा ना, मतलब ये इतना फ्रिंज पैटर्न इतना शिफ्ट हो जाएगा नीचे, यहाँ पे इतना, ये इतना सारा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अपन ने स्लैब डाली थी, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हुआ था ना, ऐसे इसमें भी फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट हो गया। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना, जब भी सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट निकालना है ना, आपको कुछ नहीं करना। अगर लाइट ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है, तो इस लाइन को आगे बढ़ा दो बस, ये जो यहाँ पे सेंटर वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, यहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। अगर मान लो लाइट अगर ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है लाइट, ऐसे आ रही है लाइट, तो आपने क्या करना है, ये वाला यहाँ डेल्टा एक्स 0 आ जाएगा। मतलब वो जो सेंटर पे है ना, सेंटर वाली लाइन को आगे बढ़ा दो और उसी पॉइंट पे अपना क्या आ जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर है। तो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब पार्ट डिफरेंस तो इजीली लिखा जा सकता है। इस सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट को अपन ने ओ डैश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, ओ डैश। ये ओ था ना सेंट्रल पॉइंट, इसको ओ डैश नाम दे दिया। क्लियर है। अब पार्ट डिफरेंस इजीली लिखा जा सकता है कि हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस इजीली लिखा जा सकता है क्या बेटा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो पार्ट डिफरेंस आएगा ना, इसके ऊपर जैसे जैसे पार्ट डिफरेंस आएगा तो पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला पार्ट डिफरेंस नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो कहानी यहां तक की आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर मैं पार्ट डिफरेंस बोलूं तो अब यहां पार्ट डिफरेंस लिखता हूं, तो अब वो सेंट्रल पॉइंट लिखूंगा, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स लिखता हूं डायरेक्ट। अब वो सेंट्रल पॉइंट, अब वो सेंट्रल पॉइंट, तो पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा नॉट प्लस डी साइन थीटा, जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो। ठीक है, और जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं अगर यहां लिख रहा हूं जनरल फॉर्म, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 को गायब करते हैं। और अगर मैं बिलो में लिखूं, नीचे लिखूं, बिलो सेंट्रल पॉइंट, अगर मैं सेंट्रल पॉइंट के नीचे लिखता हूं ना बेटा, तो पार्ट डिफरेंस अपना आ जाएगा मोड डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन थीटा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके भी दो वैल्यू निकल के आ सकता है यहाँ से पार्ट डिफरेंस। तो एक तो आ जाएगा डेल्टा साइन थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन थीटा। ठीक है, अगर मुझे पॉजिटिवली लिखना है, और एक जगह आ जाएगा डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा नॉट। तो ये तो आया, ये जो आया ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल पॉइंट के बीच में, ये वाला जो आया ना, ये कहाँ है, ये जो ऊपर वाला आया है, ये है बिटवीन ओ डैश एंड ओ, और ये है बिलो ओ डैश, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे ये इस टाइप से लिखूंगा। ठीक है, तो कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर तिरछा मिर्छा आए तो पार्ट डिफरेंस कैसे लिखना है, डायग्राम बना लो बच्चों जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिख लो। P1 पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, बिलो वाले में, अबो वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड से H2 का ज़्यादा होगा तो ऐड करना है। नीचे वाले में दिक्कत है, नीचे वाले में क्या है, आप तो मोड ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा आएगा, नीचे माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा ऐसा आएगा। ठीक है, और पार्ट डिफरेंस है तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे और फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। चले नोट करो जल्दी से बेटा, लेक्चर को खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसको, वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। गायब। तो कुल मिला के आपको बस ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, एडवांस वगैरह में पूछा जाएगा बेटा, अगर पूछा जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, एडवांस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है YDSC। मैं आपको बोल सकता हूं कि जैसे कोई भी चैप्टर है ना, उस चैप्टर में इतनी गारंटी नहीं ली जा सकती कि यहां से क्वेश्चन आएगा, बट अगर वे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा तो वो YDSC का आएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन है ना, जेईई एडवांस में अगर देखा जाए तो पोलराइजेशन है ही नहीं, डिफ्रैक्शन नहीं है, रिजोल्विंग पावर और ऐसी फालतू की कहानियां भी नहीं है एडवांस में। एडवांस में केवल YDSC ही है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आप श्योर डेफिनेटली सोल्व कर सकते हो। आसान है YDSC, अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन बनता है YDSC का बच्चों, सभी बच्चों से सोल्व होना चाहिए। एडवांस का एक क्वेश्चन आपका परफेक्ट हो गया यहाँ से, एक तो मिनिमम आएगा ही आएगा, 100% गारंटेड है, और 2 भी आ सकते हैं कॉम्प्रेंशन वगैरह बन के इस टाइप से। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। इन YDSC with capital D equal to 1 meter and small d equal to 1 millimeter, light of wavelength, जल्दी से सोल्व करना। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट at an angle of 0.57, ये बेटा डिग्री है, रेडियन नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। with respect to axis of symmetry of the experimental setup, ठीक है। if center of symmetry on screen, center of symmetry of screen is O as shown, डायग्राम भी बनाऊंगा। फाइंड फर्स्ट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है, ठीक है ना। सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन बताना, पहला क्वेश्चन। दूसरा इंटेंसिटी एट पॉइंट O, इंटेंसिटी एट पॉइंट O, जो सेंट्रल पॉइंट होता है पॉइंट O, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आपको I0 मान लेनी, ठीक है। उसकी टर्म में आंसर बताना, मीन्स I0 होगा I0/2, I0/3 इस टाइप से। तीसरा नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग, नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग बिटवीन O एंड सेंट्रल मैक्सिमा। इतना सा जगह मैंने डायग्राम बनाने के लिए छोड़ा है, छोटू सा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सॉल्यूशन में मुझे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा वापस से। यहाँ से लाइट आ रही है, और ये वाला एंगल जो आपको दिया है ना, ये 0.57 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट को O बोला है, सेंट्रल पॉइंट को। दोनों सोर्स S1 S2 है, बाकी की कहानी आप सबको पता है। चलो सोल्व करना शुरू करो, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए बेटा, जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। अगर आपको कहानी समझ आई होगी तो तुरंत से सोल्व कर दोगे आप, कहानी नहीं समझ आई होगी तो बेटर हो, फिर कुछ नहीं होने वाला। चलो शुरुआत करता हूँ। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। वीडियो पॉज करके जरूर सोल्व करना बच्चों, अगर नहीं सोल्व करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरा इतना बढ़िया क्वेश्चन करवाने का आप लोगों को। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मैंने बताया था बेटा, आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना होता। डायरेक्ट ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे जो लाइट आ रही है ना, इसको एज इट इज आगे बढ़ा दिया आपने, यहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा है। और ये एंगल आपको θ0 दिया है, और ये डी का वैल्यू आपको 1 मीटर दिया है हर बार की तरह, और स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है। ये एंगल भी θ0 हो जाएगा। ये पॉइंट को मैंने y नाम दे दिया यहाँ पे, तो सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन इजीली आ जाएगा। तो ये एंगल भी θ0 है ना, तो θ0 जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत छोटा एंगल दिख रहा है ये, ठीक है। तो tan थीटा को मैं θ0 लिख सकता हूँ, tan θ0 ऑलमोस्ट θ0 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया, y/D। तो θ0 को अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो π/180, ये रेडियन आ गया, y/1। यहाँ से y का वैल्यू निकल के आएगा मेरे पास,
पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे ना आप, तो 0.57 इंटू 3.14 अपॉन 180 इक्वल टू वाई। यहाँ से ये वैल्यू है ना 3.14, ये 57 के आजू बाजू आती है, 57 तो ये 100, वाई का वैल्यू आ गया 1/100 मीटर। 1/100 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 10 मिलीमीटर। वाई का वैल्यू आ गया अपने पास कितना, 10 मिलीमीटर। मेरा अकॉर्डिंग ये आया, बाकी आप लोग चेक करो जरा जल्दी से क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया वाई सेंटीमीटर और वाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये नीचे की डायरेक्शन में बेटा, ठीक है ना, अपना किधर आया शिफ्ट, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, और ऊपर की डायरेक्शन में। अगर ऑप्शन में -1 सेंटीमीटर तो -1 लगाएंगे, क्योंकि वो नीचे वो ऊपर की जगह से प्लस माइनस दे सकता है और कुछ नहीं। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ का इंटेंसिटी पता करके बता देता हूँ जरा आपको क्या होगा। तो सोल्व करता हूँ, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, ये पॉइंट ओ, इसको नाम देते हैं कि अपन, तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, d sin थीटा नॉट, ठीक है, क्योंकि दोनों सोर्स से जो लाइट आएगी, ये यहाँ से ये ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है, यहाँ से और यहाँ वाली लाइट तो बराबर बराबर चल के आएगी S1 S2 से। जो इनिशियल में पार्ट डिफरेंस रहेगा वही पार्ट डिफरेंस आ गया। तो अब आपको d का वैल्यू और d sin थीटा नॉट का वैल्यू पता है, तो d और sin थीटा नॉट का वैल्यू अगर आपको पता है तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। पार्ट डिफरेंस अगर जो आ रहा है वहाँ से फेज डिफरेंस निकाल के आप इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो क्या। तो मैं चेक कर लेता हूँ जरा क्या आ रहा है आंसर इसका। तो d का वैल्यू तो पता ही है आपको, पार्ट डिफरेंस जो आ गया कितना आ गया बेटा, d का वैल्यू 1 मिलीमीटर है क्या, 1 मिलीमीटर इंटू ये साइन थीटा नॉट, को छोटा एंगल है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया थीटा नॉट। तो पार्ट डिफरेंस आएगा कितना, 1 मिलीमीटर इंटू लेमडा, हाँ 1 मिलीमीटर इंटू थीटा नॉट। थीटा नॉट का वैल्यू यहाँ से, ये पूरा थीटा नॉट है क्या, ये थीटा नॉट का वैल्यू देखा जाए तो 1/100 रेडियन है बेटा, 1/100 रेडियन है। इसको मिलीमीटर को -3 लिख दूँ, 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो 1/100 रेडियन कहाँ से निकाला मैंने, यहाँ से निकाला है, ठीक है ना। इसका डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से जो पार्ट डिफरेंस निकल के आया मेरे पास 2 जीरो गया, 10⁻⁵ मीटर आ रहा है। अब 10⁻⁵ मीटर है, यहाँ नैनोमीटर है क्या, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें, लेमडा की टर्म में निकाल लेते हैं कितना लेमडा बन रहा है ये, ताकि अपने को पता लग जाएगा कौन सा वाला ये लेमडा की टर्म में आ जाएगा। तो कितना लेमडा बन रहा है चेक करना जरा, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँ ना, पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना 4 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर हो गया ये, ठीक है। अब 500 का लेमडा में अगर देखा जाए तो 500 इंटू 20 लेमडा आ गया क्या। अब अगर ये 20 लेमडा आ गया, इसका मतलब यहाँ भी मैक्सिमा बन रहा होगा क्या, यहाँ मैक्सिमा है तो यहाँ भी मैक्सिमा बन रहा होगा, ठीक है। मीन्स 8 पॉइंट ओ पे भी मैक्सिमा बन रहा है क्या, मैक्सिमा बन रहा होगा, और मैक्सिमा बन रहा है तो वहाँ की इंटेंसिटी भी कितनी होगी, I0, ठीक है। तो इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, I0 हो गया क्या। मैं सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखता हूँ, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर भी I0 हो गया क्या। अब किसी को लग रहा है सर अगर ये 20 लेमडा नहीं आता तो फिर क्या करते, अगर ये 20 लेमडा नहीं आता ना बेटा, तो फिर अपन क्या करते हैं, I इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद है आपको, 4I1 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो ये 4I1 का वैल्यू I0 दिया है, तो I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, I0 दिया है, I फाई का वैल्यू कहाँ से ला देते हैं, फाई का वैल्यू आ जाता है अपने पास 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ से फाई का वैल्यू यहाँ पुट करते और I आ जाता, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सोचो जरा क्या होगा, यहाँ डेल्टा एक्स 0 आ रहा है और यहाँ डेल्टा एक्स, इस पॉइंट पे तो डेल्टा एक्स 0 है, और अगर इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स देखो तो इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स आ रहा है 20 लेमडा। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने मैक्सिमा होंगे, यही तो पूछा है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग बिटवीन ओ एंड सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया और ये हो गया, इन दोनों के बीच में कितने 19, 0 से 20 लेमडा के बीच में कितने मैक्सिमम आने होंगे। कॉर्नर वाले काउंट नहीं करें, पहले भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है। कॉर्नर वाले काउंट करूंगा तो 21 हो जाएंगे। कॉर्नर मतलब सेंट्रल मैक्सिमा को भी काउंट कर लें और ओ वाले को भी काउंट कर लें, सेंट्रल पॉइंट को, तो दोनों 21 हो जाएंगे। दोनों को हटा देंगे तो 19 बचेगा, क्योंकि 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 19 लेमडा देन 20 लेमडा आएगा, ठीक है। तो 19 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी समझ आनी चाहिए बच्चों, आसान था सब कुछ, क्लियर है। मैंने ये भी समझा दिया अगर ये 20 लेमडा नहीं आता, मान लो बाई चांस ये ऐसा कुछ आ जाता 20.3 लेमडा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते, डेल्टा एक्स पता है तो डेल्टा एक्स से फाई निकाल लेते, क्या 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स करके फाई निकाल लेते, और यहाँ से फाई आ जाता तो I इक्वल टू 4I1 cos स्क्वायर। अगर दोनों इंटेंसिटी
जो है ना I1 और I2 बराबर बराबर हो, तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आती है 4I1 cos स्क्वायर 5I2। जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ना I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5, उसमें I2 बराबर I1 रखते हैं तो ये रिजल्ट निकल के आता है। ये पता होगा आपको, 11th में भी समझाया हुआ है। 4I1 को I0 मान लेते क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी 4I1 होगा, उसी को I0 दिया है। cos स्क्वायर 5/2 5 निकाल दे, सोल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज कर रहा हूँ, और आज वाला लेक्चर ओनली एडवांस वाले बच्चों के लिए ही था। एडवांस ओरिएंटेड मैंने 2-3 न्यूमेरिकल कराया और एक कॉन्सेप्ट समझा दिया बच्चों। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि मैंने बीच में भी बोला है, एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए YDSC बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना, और हर एडवांस का पेपर उठा के देख लेना, YDSC का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो लेक्चर क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।